प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर सपा विधायक विजय यादव और उनके बेटे को धमकी मिली है। किसी गुमनाम शख्स ने चिट्ठी बेचकर जान से मारने की धमकी दी है। सपा विधायक के अशोक नगर के आवास पर यह धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। अज्ञात शख्स के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और चिट्ठी में सराय इनायत में जाम लगाने के किसी पुराने मामले का जिक्र है। तो बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर सपा विधायक विजय यादव और उनके बेटे को धमकी दी गई। गुमनाम शख्स ने चिट्ठी भेजकर जान से मारने की धमकी दी है। अशोकनगर का जो उनका आवास है, उस आवास पर ये चिट्ठी भेजी गई। अज्ञात शख्स ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया और किस चीज का जिक्र है चिट्ठी में? स्पष्ट कुछ भी नहीं है। एक किसी पुराने मामले का जिक्र किया गया है कि सराय इनायत थाना क्षेत्र में जाम लगाया गया था, तो उसमें विधायक और उनके परिवार के लोगों ने जो शिकायत करता है या जो कहा जाए कि जो चिट्ठी लिखने वाला है, उसकी अपोजिट पार्टी की मदद की थी। इसी वजह से ये धमकी भरी चिट्ठी लिखी गई है और इसमें अंजाम भुगतने की बात कही गई है। जो विधायक है, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो किसी फंक्शन में बाहर गए हुए हैं, अभी शहर में नहीं आए हैं, लेकिन विधायक की तरफ से इस मामले में प्रयागराज पुलिस से कंप्लेन की गई थी। प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर धमकी भरी चिट्ठी किसने लिखी, क्यों लिखी, इसके पीछे क्या मकसद था, और इस आधार पर आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका मोइन, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद से फरार चल रहे छोटे बेटे अली अहमद उर्फ अली अतीक ने गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने पर आज जिला अदालत प्रयागराज में सरेंडर कर दिया। अली अहमद अपने वकीलों के साथ दोपहर करीब 1 बजे जिला कोर्ट पहुंचा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट शालिनी विधेय की कोर्ट में सरेंडर किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अली अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अली अहमद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नैनी सेंटर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि अली अहमद के खिलाफ उसके रिश्तेदार जीशान ने ही 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, मारपीट करने और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अली अहमद पर आरोप है कि वो अपने साथियों संग गया था। उसने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अपने पिता से जीशान की फोन पर बात कराई और जीशान के साथ मारपीट की थी। आरोप है कि बाहुबली अतीक अहमद ने जीशान से जमीन और अपने पत्नी के नाम करने के लिए धमकाया। इस मामले में जीशान की ओर से 31 दिसंबर 2021 को करेली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अली अहमद उर्फ अली अतीक फरार चल रहा था, जिसके ऊपर आईजी प्रयागराज रेंज ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन यहां पर अर्जी 15 जुलाई को अतीक अहमद के वकीलों ने वापस ले ली। हालांकि इस मामले में अली अहमद उर्फ अली अतीक की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ भी लगी हुई थी। यूपी एसटीएफ ने 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में छापेमारी की, लेकिन इससे पहले ही अली अहमद और उसका भाई मोहम्मद उमर वहां से फरार हो गए थे। और इस बीच एक बड़ी सियासी खबर है। विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी कर दी है सूची। 2 सीटों पर विधान परिषद को उपचुनाव होना है और धर्मेंद्र सिंह सैथवार को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ निर्मला पासवान भाजपा की उम्मीदवार बनी है। दोनों ही सीटों पर भाजपा की जीत तय है और जिन 2 नामों का इंतजार हो रहा था, वो नाम सामने आ गए हैं। धर्मेंद्र सिंह सैथवार और निर्मला पासवान, ये 2 नाम हैं जिन्हें भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है और दोनों ही संख्या बल के लिहाज से इनकी जीत तय है। तो विधान परिषद उपचुनाव को लेकर जो 2 नाम आने थे, जो चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर दोनों सीटों पर विधान परिषद उपचुनाव के लिए भाजपा ने नाम जारी कर दिया है, सूची जारी कर दी है। धर्मेंद्र सिंह सैथवार और निर्मला पासवान को प्रत्याशी बनाया गया है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, ये जो 2 नाम सामने आ रहे हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन लोग हैं, किस तरीके का इनका कार्यकाल रहा है? देखिए, पहले ये माना जा रहा था, इसमें से अगर धर्मेंद्र सैथवार के नाम की बात की जाए तो देखिए पहले से ही उनका नाम चर्चा में चल रहा था कि उनको यहाँ पे टिकट दिया जा सकता है इस बार। और इसके अलावा हालांकि अगर निर्मला पासवान के नाम की बात करें तो वो नाम इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन अगर धर्मेंद्र सैथवार की बात करते हैं तो पहले था। और देखिए, भाजपा में ये माना जा रहा था कि जो क्षेत्रीय अध्यक्ष संभाल रहे लोग, उनको जिम्मेदारी आगे दी जा सकती है और उसी के आधार पर देखिए धर्मेंद्र सैथवार का नाम सामने आ गया है। हालांकि अब ये देखना होगा
कि इन लोग का जो नामांकन होगा, देखिए 1 तारीख क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि थी, और इससे पहले अगर हम नामों को लेकर चर्चा करते हैं तो देखिए 2 हिस्से हो गए थे। एक तरफ डिप्टी सीएम जो दोनों है उन लोगों ने नामों की तैयारी की, दूसरी तरफ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के प्रदेश प्रभारी जो उनकी तरफ से राधा मोहन सिंह की तरफ से कुछ नाम हुए थे। इसके बाद में क्योंकि दोनों के नाम अलग अलग आ रहे थे, ऐसे में कोर कमेटी ने फिर कुछ सामूहिक नाम 5 नाम लिखकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे थे तय करने के लिए कि उनमें से 2 नामों पर मोहर लगाई जाए। और उसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ने उन नामों में से इन 2 नाम पर मोहर लगा दी है। और इसमें अगर बात करें तो धर्मेंद्र सिंह सेठवार को और दूसरे निर्मला पासवान को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है एमएलसी चुनाव के लिए। बिल्कुल, शैलेश हमारे साथ बने रहे, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये जो निर्मला पासवान का नाम आया है, इनके प्रोफाइल के बारे में क्या जानकारी मिल रही है और किस तरीके के समीकरण इन दोनों नामों से सधेंगे? देखिए, निर्मला पासवान अवधेश हाथी के इलाके की हैं, प्रयागराज की हैं और दलित हैं, और ऐसे में महिला भी हैं। तो एक साथ दलित, महिला और खासकर जो पासी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का, दलित में भी पासी समाज भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक रहा है, और अपने इस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला पासवान के जरिए किया है। और साथ ही जो धर्मेंद्र सिंह सेठवार की आप बात कर रहे हैं, पिछड़ी जाति के आते हैं। धर्मेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, और इनके नेतृत्व में आजमगढ़ का जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ है उसमें जो जीत हुई है उसका इनाम दिया गया है। और एक और खास बात दर्शकों को बता दूं, जो पूर्वांचल से संबंधित नहीं है, गोरखपुर से संबंधित नहीं है, उनके लिहाज से मैं बताऊं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे विश्वस्त, जी हाँ, गोरखपुर में सबसे विश्वस्त, पूर्वांचल में सबसे विश्वस्त जो कैंडिडेट हैं, व्यक्ति हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र सिंह। और धर्मेंद्र सिंह शिक्षक हैं और एमएससी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े ही सौम्य चेहरे हैं, बहुत ही सरल हैं। लेकिन आजमगढ़ का जो उपचुनाव हुआ है उनके देख रेख में हुआ है और उसका इनाम मिला है, और योगी आदित्यनाथ के वीटो से, यानी योगी आदित्यनाथ की इच्छा से उन्हें टिकट मिला है। ये टिकट तो योगी आदित्यनाथ का है। इससे जो भारतीय जनता पार्टी को जानता वो ये जानता है कि ये टिकट तो योगी आदित्यनाथ की इच्छा से ही मिला है। और निर्मला पासवान की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में वो निर्विवाद छवि है, महिला, दलित हैं, और खासकर बहुत ही सौम्य मृदुभाषी, और महिला मोर्चा में उन्होंने काम किया, और ऐसे में उनको इनाम मिला है। और अगर हम कहें तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के इलाके से एक एक कैंडिडेट जो एमएलसी का है उसे बनाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है, भारतीय जनता पार्टी, उसका जो नजरिया है वो 2024 या आने वाले चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और सब कयास लगा रहे थे कि महेश चंद्र श्रीवास्तव जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वाराणसी के, काशी के, वो बनेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जो पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो बनेंगे। इन नामों पे भी चर्चा की गई थी। जो अवध के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके नामों पे भी चर्चा की गई थी। लेकिन अंततः बाजी मारने वाले यही 2 लोग हैं। और जो धर्मेंद्र सिंह हैं, इनकी अगर हम बात करें तो एमएलसी बनाने की बात बहुत पहले भी चल रही थी। पिछली बार जो कैंडिडेट था उसमें भी धर्मेंद्र सिंह का नाम था। कई बार से वो पिछड़ गए थे, नाम उनका जुड़ नहीं पाया था, लेकिन इस बार सफलता प्राप्त उन्होंने किया है। और निर्मला पासवान को भी जो टिकट मिला है, ये महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को साधने की भारतीय जनता पार्टी की ये कवायद है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लक्ष्य की तरफ बढ़ चुकी है, और अपने एक एक एक्टिविटीज से, एक एक मूवमेंट से वो 2024 को किसी भी तरीके से लक्ष्य 75 पार करने की जो कवायद है उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम, कोई भी टिकट, कोई भी मूव जो है वो बिना लक्ष्य के नहीं होता, अकारण नहीं होता, उसका कारण होता है। और कारण ये है कि 2 लोगों को जो बनाया गया है, पिछड़ा, महिला, दलित, इस 2 सीट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है, समाज में कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी की इस समय की जो राजनीति है वो पिछड़ा बाहुल्य राजनीति है, दलित बाहुल्य राजनीति है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अगर हम देखें तो इस वक्त अगर आप अंदर खाने बात करेंगे तो एक जो पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, इस बिरादरी को आगे लाकर लीडरशिप सौंपने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उसका ये मानना है कि जो सवर्ण समुदाय के मतदाता हैं वो स्वाभाविक वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे ही करेंगे। ऐसे में पिछड़ों को, दलितों को साधा जाए जो 24 में वोट के लिहाज से ज्यादा भारतीय जनता मतलब पार्टी, ये जो वीरेश जी दो नाम सामने आए हैं, कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि जो 50% का लक्ष्य है या फिर जो पिछड़े हैं, जो यादव जाटव की बात हो रही है या फिर पिछड़ों को साधने की बात हो रही है, वही रणनीति आगे बढ़ रही है और इन दो नामों पर भी जिम्मेदारी अब बढ़ जाएगी ज्यादा, क्योंकि इन्हें पार्टी ने भरोसा करके इनको इनाम दिया है। निश्चित रूप से जो ये वर्ग है, इस वोटर्स को, इनकी संख्या भी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पूरा भान है कि जो सवर्ण मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का, और अगड़ों की पार्टी का आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से, तो जाहिर सी बात है जो समुदाय भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं रहा है उसको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि सैंथवार बिरादरी की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में इस बिरादरी का बाहुल्य है। महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, बस्ती हो, तो ऐसे में ये जो मतदाता है ये भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक वोटर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र सिंह को इनाम मिला है। इनाम इस बात का मिला है कि वो योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। शिक्षक है, उनकी खुद की भी योग्यता है, वो शिक्षक हैं, एमएससी किया है, पीएचडी किया है, पढ़ाते भी हैं, और जो उनकी पीएचडी है बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, तो ऐसे इससे उनकी काबिलियत से इनकार कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी काबिलियत है वो योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी होना, विश्वास। बिल्कुल, ये फैक्टर काम है। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहे, एक बार वो लिस्ट दिखा देते हैं जो लिस्ट आई है, जिसका इंतजार हो रहा था और कई नाम चल रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन धर्मेंद्र सिंह सैथवार और निर्मला पासवान का नाम अब सामने आ गया है। औपचारिक तौर पे लिस्ट जारी हो गई है। तो देखा आपने, ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी, लिस्ट भी दिखा दी। दो नाम उत्तर प्रदेश के हैं, एक नाम कर्नाटक का है और भाजपा महिला मोर्चा की नेता है निर्मला पासवान। वही धर्मेंद्र सिंह सैथवार का क्या पूरा राजनीतिक करियर है, किस तरीके की समीकरण है, वो वीरेश जी ने बताया। गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह सैथवार। तस्वीरें भी हमने आपको दोनों नेताओं की दिखाई जिन्हें टिकट दिया गया है। ओबीसी नेता है धर्मेंद्र सिंह सैथवार, और जो कोशिश है बीजेपी की इन वर्गों तक पहुंचने की, उसी के मद्देनजर ये जो टिकट है वो दिए गए हैं। वीरेश जी बहुत शुक्रिया आपका, और शैलेश आपका भी शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बाराबंकी में सड़क हादसा हो गया है, 5 लोगों की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी थी और दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इलाज के दौरान एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। बाराबंकी जिले के मसौली के बिंदौरा गांव के पास ये हादसा हुआ है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है बाराबंकी में, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल अज्ञात वाहन ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी और दोनों मोटरसाइकिल पर जो लोग बैठे थे उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सतीश हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, ये किस जगह पर हादसा हुआ है और क्या इन लोगों की शिनाख्त हो गई है? आपको बता दें कि ये बेहद जो है दुखद घटना फिर हुआ है। बाराबंकी में भी 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें से लगभग 9 से 10 लोग जो है सड़क हादसे में मारे गए थे। और अभी जो है ये जो घटना है इसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मामला जो है ये थाना मसौली क्षेत्र का बिंदौरा गांव पड़ता है। ये वहीं पर सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त जो है
बाराबंकी जिले में जोरदार बारिश भी हो रही है। बारिश के चलते जो है जिस तरह से घटना स्थल पे जो है राहत बचाव कार्य चल रहा था वो भी कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ, लेकिन घटना बेहद दर्दनाक है। ये सभी 5 दोस्त थे जो महादेवा बाराबंकी का पड़ता है लोधेश्वर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में जो है ये जो बाराबंकी बहराइच गोंडा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर जो है काफी भीड़ रहती है और जो महादेवा है वहां पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। हालांकि प्रशासन ने रास्ते पर जो है डायवर्जन भी किया है। बिल्कुल, तमाम दावे होते हैं, कोशिश होती है, लेकिन सड़क हादसों का सिलसिला नहीं थम रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मेरठ के पूर्व मेयर और पूर्व बसपा सांसद शाहिद अखलाक पर गंभीर आरोप लगे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के आरोप हैं कि कश्मीरी लोगों को अवैध हथियार देकर वो साथ रखते हैं और सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। मुकेश सिद्धार्थ ने आरोप लगाए हैं और मुकेश सिद्धार्थ ने मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान से शिकायत भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत गंभीर। हालांकि जो शाहिद अखलाक है वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सभी जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, झूठ है। ये हथियार किसी भी नागरिक को लाइसेंस पर नहीं मिलते हैं हिंदुस्तान में कहीं भी। इनके पास कश्मीर के आदमियों की टीम है, उनसे इन्होंने अवैध असलाह मंगाए हैं और उन पर छोटे मोटे असलाहों का जो उनके रिश्तेदारों के नाम लाइसेंस हैं उनके नंबर डाल दिए हैं और इनके डबल हैं। असली लाइसेंस तो उनके पास हैं जिनके ये असला हैं बंदूक, और जो अवैध हैं उस पर नंबर डले हुए हैं वो इनके पास। एक व्यक्ति के द्वारा ये शिकायत की गई है जो पूर्व सांसद हैं, उनके और उनके बेटों के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जो बिना लाइसेंस के उनके पास हैं और अवैध हथियार हैं। तो मेरे द्वारा इसमें जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी कार्रवाई हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, उनके ऊपर जरूर की जाएगी। और मेरठ में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की गई है। नोटिस देने के बावजूद जारी था अवैध निर्माण। एमडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण तोड़ रही है। तो देखिए मेरठ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। पल्लवपुरम इलाके में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है और नोटिस देने के बावजूद अवैध निर्माण चल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और बड़ी खबर लखनऊ से भी है, जहां पर गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के गैंगस्टर विनोद गिरी की अचल संपत्ति कुर्क हुई है। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर एसपी हृदयेश कुमार ने गैंगस्टर अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया है। गैंगस्टर विनोद गिरी पर यूपी के अलावा गोवा में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो देखिए लखनऊ में कार्रवाई हुई। लखनऊ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर संपत्ति कुर्क की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।